प्रभास बाहर विजय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने डोर लॉक कर दिया था तो वो अंदर नहीं आ पाया और न ही ये देख पाया कि अंदर क्या हुआ था। अरे विजय, तुमने डोर क्यों लॉक कर दिया था? क्या वो हार्ट पेशेंट अब ठीक है? वैसे तुमने इलाज किया है तो वो ठीक तो होगा ही। प्रभास को चिंता थी कि अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन साथ ही उसे विजय पर भरोसा भी था कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया होगा। हाँ भाई, वो अब बिल्कुल ठीक है, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो अंदर ही अंदर जौहरा भाई के बारे में सोच रहा था। आखिर ये जौहरा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं ना तो उससे पहले कभी मिला हूं और ना ही मैंने कभी उसे ऑफेंड किया है। फिर ये चक्कर किया है जो एक गैंगस्टर मेरे पीछे पड़ा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों एक गैंग का लीडर गैंगस्टर उसे मारना चाहता था, लेकिन वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। उसने इसे हॉल ही में हुए अपने साथ सभी इंसिडेंट्स के साथ जोड़कर देखा, लेकिन फिर भी उसे कोई लीड नहीं मिली। विजय, अब जब तुम्हारा चेकअप हो गया है और तुमने किसी का ट्रीटमेंट भी किया है तो इससे तुम बहुत थक गए होगे, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर डिनर कराऊंगा कि तुम अपनी सारी थकान भूल जाओगे। प्रभास ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बुरी तरह से मुस्कुराने लगा। ठीक है, विजय ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। शाम का वक्त हो रहा था और आकाश में हल्का अंधेरा छाने लगा था। जल्द ही हॉस्पिटल से एक ऑडी बाहर निकली और इटावा सिटी सेंटर की ओर बढ़ गई। वहीं हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अभी भी सदमे में फर्श पर बैठा था। अचानक उसका फोन बजने लगा। हालांकि वो अभी भी सदमे में था, लेकिन उसने तुरंत कॉल पिक कर ली। रिक्की, शुक्र है तुम ठीक हो। वहां अभी क्या हुआ था? क्या जैसा हमें बताया गया है विजय वैसा ही है या वो बस एक नॉर्मल फाइटर हैं? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। डॉक्टर ने फोन पर आवाज सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोला, लेकिन वो जल्द ही होश में आ गया। जो जौहरा भाई, मुझे लगता है कि वो एक डेविल हैं। रिक्की, तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बोलो। मैंने तुम्हें विजय की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए केवल नजर रखने का काम दिया था, तो तुम इतना क्यों डरे हुए हो? मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी एक्लिप्स गैंग का स्पाई आई, जो खुद शैतान से भी ना डरे, वो बस एक बच्चे से डर गया है। फोन पर कोई और नहीं बल्कि जौहरा भाई था। हालांकि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर उसकी गैंग का ही एक मेंबर था, जिसे स्पाई आई नाम से जाना जाता था। जौहरा भाई, वो एक नॉर्मल लड़का बिल्कुल भी नहीं है। माफिया क्वीन ने उसके बारे में सही बताया था। मुझे तो लगता है कि वो एक कल्टीवेटर है और उसकी शक्तियां हम सभी की तुलना में अधिक हैं। लगता है कि उसकी शक्तियां आपके लेवल पर हैं, रिक्की ने कहा। क्या? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? जौहरा भाई ने हैरान होते हुए पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में विजय की शक्तियां उसके लेवल की कैसे हो सकती हैं। भाई, उसने मुझे अपनी एक स्किल दिखाई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता या समझ पाता, उसने उन सभी एरिना फाइटर्स को केवल कुछ सेकंड के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि उसने कोई भी वेपन यूज नहीं किया था, जबकि दूसरी ओर उन एरिना फाइटर्स के पास अपने अपने वेपन्स थे, जिन्हें चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। जब माफिया क्वीन ने मुझे यह काम सौंपा, तो मैं पहले ही समझ गया था कि वो लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। इसलिए मैंने तुम्हें पहले उसकी स्किल्स देखने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उसकी शक्तियां मेरे लेवल पर होंगी। भले ही वो बचपन से कल्टीवेट कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए मेरे लेवल पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। उसे नहीं पता, इस बार उसका पाला एक डार्क कल्टीवेटर से पड़ा है। यूं ही लोग हमें घोस्ट किलर्स नहीं बुलाते हैं। जौहरा भाई बुरी तरह से हंसने लगा और एक पल हंसने के बाद बोला, रिक्की, मेरे लिए एक काम करो। वैसे मैं मोरेको को पहले ही इस काम पर लगा चुका हूं, लेकिन अब मुझे थोड़ा डाउट है वो अपने मिशन को पूरा कर भी पाएगा या नहीं। उसके बोलने के लहजे में गंभीरता का भाव महसूस किया जा सकता था। दूसरी तरफ प्रभास एक मसाज टेबल पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके शरीर पर सिवाय एक सफेद टॉवल के कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके बगल में दूसरी टेबल पर विजय भी सेम कंडीशन में लेटा था और उसके इर्द गिर्द 3 से 4 फॉरेनर लड़कियां थीं, जो उसकी पीठ को रगड़ रही थीं। विजय के चेहरे के भाव इस वक्त एक गुस्सैल बेल की तरह थे, जो पूरा लाल हो रखा था। प्रभास ने पहले उससे कहा था
कि वो उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाएगा। लेकिन जब वो यहां पहुंचे तो उसने उसे जबरदस्ती यहां लेटा दिया और उन फॉरेनर लड़कियों को बुला लिया। ये एक मिक्स होटल था जिसमें रेस्टोरेंट के साथ साथ एक रसियन मसाज पार्लर भी था, इसलिए विजय को कोई डाउट नहीं हुआ, वरना वो पहले ही भाग जाता। अरे विजय, तुम्हारी नाक क्यों फूली हुई है और तुम्हारा चेहरा भी लाल है? अब ये मत कहना कि तुम्हें शर्म आ रही है। यार, तुम पहले ही 18+ हो चुके हो तो तुम्हें फुल एंजॉय करना चाहिए। हा हा हा, प्रभास ने हंसते हुए कहा। वो उसकी सिचुएशन अच्छे से समझ रहा था, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो उसे और ज्यादा छेड़ रहा था। विजय कुछ कहने ही वाला था कि तभी साइड की टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर राजवीर का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल का जवाब दिया और दूसरी ओर से राजवीर की चिंतित आवाज सुनी। अरे विजय, तुम कहां हो? क्या तुम अभी इटावा सिटी में हो या फिर चले गए? हाँ, मैं अभी यहीं हूं। क्यों, क्या बात है? विजय ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। अरे यहां एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, राजवीर ने चिंता से कहा। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? विजय ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुम्हें धवल कुलकर्णी याद है? वही मोटा आदमी जो हमें एंटीक स्ट्रीट पर मिला था, राजवीर ने कहा। धवल कुलकर्णी? विजय ने याद करने की कोशिश की और जल्द ही उसे याद आ गया कि वो कौन था। ये वो मोटा आदमी था जिसे राजवीर और उसने एंटीक स्ट्रीट पर पागल बनाया था और उसे एक नकली आइटम को 80 लाख रुपए में खरीदने के लिए मजबूर किया था। विजय ने अंदाजा लगाया शायद धवल कुलकर्णी ने अब बदला लेने के लिए राजवीर के लिए परेशानी खड़ी की होगी। आखिर उसके 80 लाख रुपए डूब गए थे। क्या वो तुम्हें ढूंढने आया है? विजय ने कहा। हाँ, वरना वो झिड़का सिटी से यहां डीग डिस्ट्रिक्ट क्यों आता? वो बहुत ज्यादा घटिया आदमी है। उसने कहा है कि अगर मैं उसे उसके 80 लाख रुपए नहीं दूंगा तो वो मेरा धंधा चौपट कर देगा। इसके लिए उसने गुंडों को काम पर रखा है, जो कल से ही मेरी फैक्ट्री के सामने डेरा डालकर बैठे हैं। उन्होंने फैक्ट्री के वर्कर्स को परेशान करके रखा है। वो उन्हें ना तो आने दे रहे हैं और ना जाने दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने हमारे मटेरियल ट्रैक्स को भी बाहर जाने से रोक दिया है। वो कह रहे हैं अगर मैंने उन्हें 80 लाख रुपए नहीं दिए तो वो ऐसा ही करते रहेंगे। वो मोटा सुअर मुझे मजबूर कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैक्ट्री पर जल्दी ही ताला लग जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं उसे एक भी रुपया नहीं देने वाला, राजवीर ने गुस्से में कहा। क्या आपने पुलिस को फोन नहीं किया? विजय ने गंभीरता से पूछा। मैंने किया था, लेकिन वो गुंडे बहुत चालाक हैं। जैसे ही पुलिस आती है वो भाग जाते हैं और पुलिस के जाने के बाद वो वापस आ जाते हैं। पुलिस ने कहा है कि वो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो लोग कोई वास्तविक परेशानी पैदा नहीं करते। अगर यह चलता रहा तो मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे वर्कर्स पहले से ही 2 दिनों के बाद असहज महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ और दिन चला तो फैक्ट्री में कोई भी वर्कर नहीं आएगा, और जब कोई वर्कर नहीं आएगा तो फैक्ट्री में ताला लगने से कोई रोक नहीं सकता। तो विजय, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और इस प्रॉब्लम को ठीक करना होगा, राजवीर ने निराश होकर कहा। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी कि विजय इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। वो ये जानता था कि विजय के पास कुछ अमेजिंग स्किल्स हैं और वो गवर्नमेंट के कई लोगों से जुड़ा हुआ है। धवल को रास्ते से हटाना उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। विजय ने थोड़ी देर सोचा और इसके लिए सहमत हो गया। कोई बात नहीं, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। वो राजवीर की समस्या के कारणों में से एक था, इसलिए उसे हल करने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी। ठीक है, लेकिन अभी रात हो चुकी है तो मैं कल वहां आता हूं, विजय ने कहा। ओके। कॉल कट होने के बाद विजय ने प्रभास को पूरी बात बताई। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, हम मिलकर उस आदमी को सबक सिखाएंगे, प्रभास ने कहा। लेकिन विजय ने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं खुद इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लूंगा। आपको अभी फ्लाइंग टावर पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं उसे जितनी जल्दी हो सके रेनोवेट करवाना चाहता हूं। हाँ प्रभास भाई, एक बात और, आपको 2 फ्लोर पर कोई रेनोवेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप बस वहां एक हाई सिक्योरिटी गेट लगवा देना ताकि अंदर कोई ना जा सके। क्या हाई सिक्योरिटी गेट? प्रभास उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, आखिर 2 फ्लोर पर ऐसा भी क्या है जो तुम उसे बंद करवाना चाहते हो? समझो कि वहां मौत है तो बस आप वो करो जो मैंने कहा, विजय ने सीरियस टोन में कहा। इसके अलावा
मैं आपको जल्द ही अपने एक सी आइलैंड पर लेकर चलूंगा, जहां हम अपनी सभी फैक्ट्रियों को एस्टेब्लिश करेंगे। क्या एक आइलैंड? क्या तुम मुझे झटके पे झटका देना बंद करोगे? आखिर तुमने कब और कैसे एक आइलैंड खरीदा और तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इसके बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? प्रभास सवालों की बौछार कर दी। मैं आपको अभी सब बातें नहीं समझा सकता, तो हम इस टॉपिक पर किसी और दिन बात करेंगे। विजय सच में इस बारे में उसे कुछ नहीं समझा सकता था। आखिर एक तरह से उसने इसे इल्लीगली छीना था, और वो भी नॉर्मल इंसानों से नहीं बल्कि वेयरवुल्फ से। इस चीज को एक्सप्लेन करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। कुछ देर मसाज कराने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए। प्रभास के पास इटावा सिटी में कोई घर नहीं था, तो विजय उसे अपने विला ले आया, जिसे विक्रम ओबेरॉय ने उसे गिफ्ट किया था। आखिर अब जौहरा भाई का क्या प्लान है, और उसने मोरक्को नाम के आदमी को किस काम पर लगाया था? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। अगली सुबह विजय का फोन लगातार बज रहा था। वो देर रात तक प्रभास के साथ फ्लाइंग टॉवर के रेनोवेशन को लेकर मीटिंग की वजह से लेट सोया था। यही कारण था कि वो अभी 10 बजे तक सो रहा था। उसने नींद में ही फोन उठाया और उबासी लेते हुए बोला, हेलो, कौन है? अरे विजय, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जल्दी यहां आओ। वो कमीने यहां फिर से वापस आ गए हैं, और इस बार तो धवल मोटा भी उनके साथ आया है। वो फैक्ट्री का गेट बंद करके चिल्ला रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो मोटा कितना बेशर्म है, राजवीर ने गुस्से में कहा। विजय की नींद तुरंत गायब हो गई, और उसे याद आया कि राजवीर ने कल उससे हेल्प मांगी थी। वो लगभग इस बारे में भूल ही गया था। रुको, मैं जल्दी ही वहां आता हूं, बस मुझे 10 मिनट दो। ओके, जल्दी करो, राजवीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कॉल कट करने के बाद विजय ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और तुरंत सिटी के बाहरी साइड ग्रामीण इलाकों की ओर निकल गया। उसे अपनी कार से वहां पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी ऑडी एक नॉर्मल कार नहीं थी। दूर से वो फैक्ट्री के मेन गेट पर खड़ी लगभग 10 कारों को देख सकता था। काले सूट में लोगों का एक ग्रुप मेन गेट पर खड़ा था। ये वो गुंडे होंगे जिनके बारे में राजवीर बात कर रहा था। तभी उसने उन लोगों की भीड़ के बीच से किसी को तेज आवाज में चिल्लाते हुए सुना, राजवीर कमीने, तूने मुझे उस लड़के के साथ मिलकर लूटा है। तुम दोनों की वजह से मेरा पूरे 80 लाख का नुकसान हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों का कोई पेड़ है? जल्दी करो और बाहर निकलो, मुझे मेरे 80 लाख रुपए चाहिए। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं यहां से किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, और अगर तुम्हारी फैक्ट्री में कोई वर्कर नहीं होगा तो जल्द ही ये बंद हो जाएगी। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूं कमीने। मैं तुम्हारे धंधे को आग की लपटों में डूबते देखना चाहता हूं। अगर तुम कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकलोगे तो मैं हफ्तों तक तुम्हारे दरवाजे पर बैठा रहूंगा। अगर तुम हफ्तों तक बाहर नहीं निकलोगे तो मैं यहां महीनों तक बैठा रहूंगा। मैं तुम्हें रोते हुए, भीख मांगते हुए देखना चाहता हूं। धवल ये सब एक मेगाफोन के थ्रू चिल्ला रहा था। उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। जल्दी करो, पैसे दो, पैसे दो। उसके पीछे सभी गुंडे भी एक साथ चिल्ला रहे थे। पागल इंसान, अपना ये रोना धोना किसी और के सामने करो। तुम खुद एक मूर्ख हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम खुद ही अपने मन में बड़े एंटीक एक्सपर्ट बन रहे थे। अब तुमने एक नकली एंटीक खरीद लिया है तो तुम मेरे सामने क्यों रो रहे हो? चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। राजवीर की आवाज फैक्ट्री के अंदर से सुनाई दी। वो भी एक मेगाफोन के थ्रू बात कर रहा था। तुम कुत्ते अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम दोनों ने मुझे जाल में नहीं फंसाया होता तो मैं कभी भी धोखा नहीं खाता। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे मेरे 80 लाख नहीं दोगे तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा, धवल ने गुस्से में कहा। सपनों में लेना मोटेश्वर, अंत तो तुम्हारा होने वाला है। विजय के आने पर यहां से भागना मत, राजवीर ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं धवल कुलकर्णी भाग जाऊंगा? क्या मजाक है? धवल कुलकर्णी भागने वालों में से नहीं बल्कि भगाने वालों में से है। यह अच्छी बात है कि वो बच्चा भी यहां आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ उसे भी एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं तुम दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, धवल ने गुस्से में आगे कहा। अगर वो बेशर्म बच्चा मेरे सामने फिर से आया तो मैं उसे इतना पीटूंगा कि उसकी मां भी उसे नहीं पहचान पाएगी।
विजय ने जब मां शब्द सुना तो अचानक उसकी नजरें कुछ धुंधली पड़ने लगीं और कुछ तस्वीरें उसके दिमाग में चलने लगीं। हालांकि यह बस इतना ही था और वो फिर से नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर धवल को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजरें ठंडी हो गईं। वो मोटा हाथी खुद एक तुच्छ आदमी है जो दूसरों को हराने के लिए उनसे ऊंची बोली लगाकर उनके आइटम्स को छीन लेता था, और जब मैंने उसे उसी की चाल का स्वाद चखाया तो वो मुझे इसके लिए दोषी ठहरा रहा है। क्या मजाक है। फिर उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और उन लोगों से कुछ मीटर दूर पहले ही ब्रेक लगा दिया। अचानक से आई कार के टायर घिसटने की तेज आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया और तुरंत यह देखने के लिए मुड़ गए कि कौन आया था। जैसे ही कार से विजय बाहर निकला, धवल की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग उगल रही हों। यह वही कुत्ते का बच्चा है जिसने मुझे बेवकूफ बनाकर फंसाया था। इसी की वजह से मेरे 80 लाख रुपए डूबे थे। न केवल इसकी वजह से मेरे पैसे गए, बल्कि इसने मुझे सभी के सामने एक मजाक का पात्र बनाकर रख दिया। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। झिड़का सिटी में सभी एंटीक एक्सपर्ट के बीच ये खबर फैल गई थी और वो सभी उसका मजाक उड़ाते थे। लड़के, तू एकदम सही वक्त पर आया है। अब मैं तुमसे भी पुराना हिसाब चुकता कर सकता हूं। धवल ने दांतों को पीसते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस दिन मुझे धोखा देने की। तेरी वजह से मेरे 80 लाख रुपए डूब गए। अब तुझे उनका हिसाब देना होगा। धवल ने विजय से चिल्लाते हुए कहा। विजय ने उसकी ओर आगे बढ़ते हुए अपनी आंखें रोल की और कहा, तुम गधे हो। इसके लिए तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। तुम। धवल ने गुस्से में उसकी ओर उंगली उठाई और चिल्लाते हुए कहा, तुम कुत्ते के बच्चे। उसी समय राजवीर भी वहां अपने कुछ वर्कर्स के साथ पहुंच गया और हैरान होते हुए विजय से पूछा, तुम यहां अकेले क्यों आए हो? उसे लगा था कि वो अपने साथ किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर आएगा, क्योंकि उसके उनके साथ अच्छे लिंक्स थे। बस मैं ही काफी हूं, यह कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, राजवीर ने जवाब दिया। वो यह जानता था कि विजय एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसके पास कुछ स्किल है और वो अपनी कुछ चालों के साथ कई आदमियों को एक साथ ढेर कर सकता था। हालांकि उसकी यह बात सुनकर धवल को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी मूंछों को ताव दिया। क्या इस घोंचू राम को मेरे पीछे आदमी नहीं दिख रहे हैं जो वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है? यह सोचने के बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, इसे अच्छे से सबक सिखाओ और इसे तब तक मारना जब तक कि इसका मुंह छपटा ना हो जाए। मैं इसे अपने सामने गिड़गिड़ाते और भीख मांगते देखना चाहता हूं। गुंडे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनको बस मेन गेट पर परेशानी पैदा करने के लिए पैसे दिए गए थे, न कि लड़ने के लिए। यह उनके काम का हिस्सा नहीं था। तुम सब मूर्खों की तरह वहां क्यों खड़े हो? उसे जल्दी मारो। धवल उन पर बुरी तरह चिल्लाया। तुम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए है ना? मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। अब तो ठीक है ना? डबल पैसों के नाम से सभी गुंडे तुरंत एक्साइटेड हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर धवल। फिर वो सभी बुरी तरह से मुस्कुराते हुए विजय की ओर मुड़ गए। ओए लड़के, यहां आ, मैं तुम्हें कुछ घूंसे मारना चाहता हूं, एक मोटे आदमी ने हंसते हुए विजय से कहा। उसके लिए वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था जो सही से पैदा भी नहीं हुआ था। विजय ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। वो कदम दर कदम मोटे आदमी के पास आने लगा। यह देखकर सभी गुंडे हंसने लगे, खास तौर पर मोटा आदमी जो इस बात से खुश था कि बच्चा उसके आगे झुक गया था। जब विजय उसके पास आ गया तो उसने अपना एक हाथ उठाया और एक तेज घूंसा उसके मुंह पर मारा। धवल यह देखकर बुरी तरह से मुस्कुराने लगा। वो विजय के चेहरे पर घूंसा लगने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुत्ते, अब तुझे पता लगेगा कि धवल कुलकर्णी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। यह सोचते हुए वो हंसने लगा। हालांकि उसकी हंसी तुरंत जम गई। विजय ने उस मोटे आदमी का घूंसा अपने एक हाथ से बीच हवा में पकड़ लिया था। यह इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने उसके हाथ को मूव होते हुए भी नहीं देखा था। धवल अकेला नहीं था जो हैरान था। सभी गुंडे भी मूक थे, खास तौर पर मोटा आदमी जिसकी आंखें गोल और चौड़ी हो गई थीं। हताशा से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर वो जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत घूंसे में झोंक दी। लेकिन जब उसने देखा कि विजय अपनी जगह से
1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ तो वो और ज्यादा हैरान रह गया। उसकी गहरी नजरों में शीतलता की झलक ने और उसकी टकटकी की तीक्ष्णता ने उसको अंदर तक हिलाकर रख दिया। लगता है मुझसे कोई मोटी गलती हो गई। ये लड़का एक मास्टर फाइटर है, मोटे आदमी ने अपने दिल में सोचा। ये हाथ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इसकी जरूरत है, विजय ने ठंडे स्वर में कहा। उसने उस मोटे आदमी के घूंसे वाले हाथ को भींच दिया और एक अजीब एंगल पर मोड़ दिया। जल्द हड्डी चटकने की आवाजों के साथ उसका हाथ बेजान होकर लटक गया। आह! वो आदमी दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दफा हो जाओ! विजय ने उस आदमी के पेट पर लात मारी और उसे उसके साथियों की ओर फेंक दिया। वो 3 आदमियों के ऊपर गिरा, जिसके नीचे आकर दबने से वो तीनों बेहोश हो गए। फिर विजय ने एक कदम आगे बढ़कर बचे सभी गुंडों को मारना शुरू कर दिया। कुछ देर तक दर्द में चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती रही। अभी बस कुछ सेकंड्स बीती थीं कि सभी गुंडे एक एक करके गिर पड़े। वो रोते बिलखते फर्श पर लुढ़क रहे थे और उनमें से कुछ तो बेहोश हो गए थे। जब धवल को होश आया तो वो अकेला खड़ा रह गया और उसका मुंह सदमे में चौड़ा खुल गया। उसकी आंखें लगभग उसके सॉकेट्स से बाहर निकलने वाली थीं। फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी आ गई। उसे थोड़ा चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। वो यह उम्मीद कर रहा था कि वो सच में बेहोश हो जाएगा और जब वो फिर से उठेगा तो उसे एहसास होगा कि यह सब केवल एक सपना था। मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें मेरा दोस्त मार डालेगा, तो बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। धवल पीछे की ओर रेंगते हुए बोला। लेकिन विजय रुका नहीं। इसके बजाय उसने नीचे झुककर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। धवल एक चक्कर घिन्नी की तरह घूमा और पीछे एक गाड़ी से टकरा गया। कुत्ते, सच में तूने मुझे मारने की हिम्मत की, तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धवल की आवाज में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था और उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन यह बस इतना ही था। विजय ने फिर से आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। धवल फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वो रोने लगा। बूहू, तुम एक गुंडे हो, तुम मेरे चेहरे पर क्यों मार रहे हो? धवल एक बच्चे की तरह रोते हुए बोला। विजय के साथ राजवीर और उसके वर्कर्स यह देखकर दंग रह गए। आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। धिक्कार है मोटे, आखिर तू रोकर क्या दिखाना चाहता है? क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? राजवीर गेट से बाहर निकला और धवल के पेट पर लात मारी। फिर उसने उस पर घूंसों की बारिश कर दी। अभी तो तू कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहा था, अब तेरा घमंड कहां गया? क्या कहा था तूने? मेरा धंधा चौपट कराएगा? चल अब करा, जल्दी करा, मैं देखना चाहता हूं तू क्या करा सकता है। राजवीर हर एक शब्द के साथ धवल को एक घूंसा मार रहा था। उसे अच्छे से पीटने के बाद राजवीर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इस बीच धवल सूजे हुए और कुचले हुए चेहरे के साथ फर्श पर दर्द से बिलबिला रहा था। रुको, मुझे मारना बंद करो, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो, प्लीज मिस्टर राजवीर। धवल ने पिटने से बचने के लिए रोते हुए कहा। ओह, अब तू मुझे मिस्टर कह रहा है? तेरी यह रिस्पेक्ट तब कहां गई थी जब तू यहां गुंडों को लेकर आया और मेरी फैक्ट्री के सामने इतना बड़ा तमाशा किया। अब तू चाहता है कि मैं तुझे जाने दूं और माफ कर दूं। तेरी वजह से पता है मेरी फैक्ट्री कल से चालू नहीं हुई है। तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता इससे मुझे कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए तुझे कंपनसेशन देना होगा। तेरे गुंडों ने मेरे वर्कर्स को डराया, इससे पता है मैं तुझ पर मानहानि का भी केस कर सकता हूं, राजवीर ने बेशर्मी से कहा। धवल अबाक रह गया। कंपनसेशन की भरपाई पैसों से की जा सकती थी, लेकिन अगर उस पर मानहानि का केस हुआ तो वो हमेशा के लिए भी जेल में सड़ सकता था। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि यहां तेरी एक एंटीक आइटम्स की शॉप है और तूने उसमें अपनी एंटीक कलेक्शन को शोपीस के तौर पर रखा है, तो मुझे बस उनमें से एक चीज चाहिए। यह कहते हुए राजवीर की आंखों में चालाकी का एक संकेत दिखाई दिया। धवल एक एंटीक कलेक्टर था। राजवीर की लंबे समय से उसकी कलेक्शन पर नजर थी। आज उसके पास उनमें से कुछ पाने का एक सुनहरा मौका था, तो वो इसे कैसे जाने दे सकता था।
धवल ने यह सुनकर खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया। उसे पैसे देने में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन वो अपने एंटीक आइटम्स को नहीं दे सकता था। उसके लिए वो उसके शरीर के एक अंग की तरह थे। राजवीर ने एक डेविल स्माइल प्रकट की और फिर से उसे घूंसे मारने लगा। रुको रुको, ठीक है, मैं तैयार हूं, धवल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन तुम सिर्फ एक ही चीज ले सकते हो। चलो ठीक है, डील डन। राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसे कॉलर से पकड़कर उठाया। वो गुप्त रूप से खुश था कि उसने जैकपॉट मारा था। विजय, तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। इस मोटे के पास बहुत सी बढ़िया चीजें हैं, तुम्हें भी कुछ लेना चाहिए, राजवीर ने विजय से कहा। फिर उसने धवल की गर्दन पकड़ी और उसे अपनी कार की ओर ले गया। धवल चुपचाप अपना सिर नीचे करके चल रहा था। यह उसका आज तक का सबसे बदकिस्मत दिन था। वो बस अपने 80 लाख रुपए वापस पाना चाहता था, पर वो न केवल ऐसा करने में फेल रहा, बल्कि उसने अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। ये लोग मेरे 2 एंटीक आइटम्स नहीं, बल्कि मेरे शरीर के 2 हिस्से लेने वाले हैं। धिक्कार है, ये छोटा लड़का इतना ताकतवर क्यों है? वो अपने दिल में चिल्ला रहा था। वो रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। जो भी हो, कम से कम अब मुझे पीटा नहीं जा रहा है। मैं अभी के लिए ये जैसा कहते हैं वैसा कर लेता हूं। बाद में मैं इन कुत्तों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आखिर इनकी वजह से मैंने पैसे और इज्जत दोनों खोए हैं। बस कुछ वक्त इंतजार करो। धवल अपनी अगली चाल की साजिश रचते हुए ठंड से मुस्कुराया। राजवीर ने उसकी ओर देखा। अबे मोटे स्वर, अब तू किस बात पर मुस्कुरा रहा है? उसने धवल को एक बार और थप्पड़ मारते हुए कहा। अरे कुछ भी नहीं मास्टर राजवीर, धवल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो निराश होकर कार की ओर चलने लगा। अचानक उन्होंने विपरीत दिशा से आने वाली कारों के काफिले को देखा। लीड में कार एक ब्लैक BMW थी और उसके पीछे कई मिनी वैन थी। धवल कारों को देखकर तुरंत खुश हो गया। उसने राजवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश की और घमंड से हंसा। हा हा हा, राधे भाई आ गए हैं, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है। कारों के काफिले को देखकर राजवीर की भौहें सिकोड़ गईं। कुछ ज्यादा ही लोग हैं, क्या विजय उन सभी को संभाल पाएगा? उसने अपने मन में सोचा और विजय की ओर मुड़कर देखा। विजय अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर शांत भाव थे। उसके लिए छोटे मोटे गुंडों से लड़ना सिर्फ बच्चों का खेल था और यह केवल उसके वक्त की बर्बादी थी। जल्द ही गाड़ियों का वो काफिला उनके सामने आ गया। भालू की तरह मांसपेशियों वाला मजबूत और एक हट्टा कट्टा आदमी काले रंग की BMW की अगली सीट पर बैठा था। उसने घटनास्थल पर अपनी नजर दौड़ाई और देखा कि सभी गुंडे दर्द से रोते और बिलखते हुए जमीन पर पड़े थे। यह देखकर तुरंत उसके हाव भाव बदल गए। इन सभी को किसने मारा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। BMW फैक्ट्री के मेन गेट के सामने ब्रेक लगने की तेज आवाज के साथ रुकी। कार का दरवाजा खुला और राधे नाम को वो आदमी बाहर निकला। उसने अपनी गुस्से से भरी आंखों को चारों ओर घुमाया। आखिर यह किसने किया? किसने मेरे लोगों पर हाथ उठाने की कोशिश की? किसे अपनी मौत इतनी प्यारी हो गई जो राधे के आदमियों को मारने की हिम्मत की? वो गुस्से में चिल्लाया। धवल ने तुरंत विजय की ओर इशारा किया। राधे भाई, उस लड़के ने, उसी ने सभी लोगों को मारा है। आप उसे अच्छे से सबक सिखाना, उसके 1-2 हाथ पैर भी तोड़ देना। राधे ने तुरंत मुड़कर उस दिशा में देखा जिस ओर धवल की उंगली इशारा कर रही थी और वो हैरान रह गया। ये लड़का तो बहुत छोटा है, वो मुस्कुराते हुए बोला। अचानक पीछे से कोई उसके पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जब राधे ने उसकी बात सुनी तो उसके हाव भाव बहुत बदल गए। उसकी आंखें विजय पर टिकी हुई थीं और उसकी नजरें भय और सम्मान के बीच बारी बारी से झूल रही थीं। धवल को यह देखकर झटका लगा। क्या बात है राधे भाई? राधे की तो रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी मची हुई थी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जैसे कि उसने कोई शैतान देख लिया हो। पीछे हट जाओ, तुरंत पीछे हटो, वो अपने आदमियों से चिल्लाते हुए बोला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको कभी भी अपनी लाइफ में पंगा नहीं लेना चाहिए, और वो लड़का उन्हीं में से एक है। अगर मेरे आदमी ने मुझे अभी उसके बारे में बताया नहीं होता तो आज मेरी लाश यहां से जाती। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था। अभी उसके आदमी ने उसे बताया था कि इस लड़के की वजह से ही संजू शेरावत की जान गई थी। वो अंडरवर्ल्ड का एक डॉन था।
लेकिन लड़का अभी भी सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि वो एक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। राधे के साथ उसके सभी आदमी अपनी अपनी गाड़ियों में वापस बैठ गए और जितनी जल्दी हो सके गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गए। ये देखकर धवल और सभी लोग मौके पर मूक दर्शक बनकर खड़े रह गए। सड़क फिर से खाली हो गई और वहां एकदम सन्नाटा छाया गया। धवल अभी भी अपनी जगह पर सदमे में खड़ा था। अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह एक बुरे सपने से काम नहीं था, वरना रियल लाइफ में ऐसा कुछ होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। राजवीर को भी थोड़ी देर बाद होश आया और वह जोर जोर से हंसने लगा। अरे मोटेश्वर, क्या हुआ? तू तो हम दोनों को मरवाने वाला था, फिर तेरे सभी आदमी भाग क्यों गए? वैसे अब तेरा क्या होगा? उसने आगे बढ़कर धवल के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मार दिया। धवल फिर से दर्द में रोने लगा। वास्तव में उसका चेहरा एक कद्दू की तरह सूज गया था। अरे राजवीर मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, धवल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो इस वक्त बहुत निराश था। अगर राधे भाई उस लड़के से डरकर भाग गया था तो इसका मतलब था कि उस लड़के का एक पावरफुल बैकग्राउंड था। चलो चलते हैं। अगर अब तूने फिर से कोई चाल चलने की कोशिश की तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजवीर ने धवल को धमकी दी और उसे अपनी कार में धकेल दिया। राधे के भागने से विजय खुद भी हैरान था, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी कार की ओर बढ़ गया। वैसे भी उसका समय बर्बाद होने से बच गया था, जो कि एक अच्छी बात थी। धवल का अपना प्रॉपर्टी बिजनेस था और उसकी कंपनी का हेड ऑफिस इटावा सिटी में ही था। उसकी जो एंटीक आइटम्स की शॉप थी वो उसकी कंपनी के बगल में थी, कि जिसमें उसने अपने सभी एंटीक आइटम्स को ऐस आस पीस रखा था। धवल ने कम उम्र में ही प्रॉपर्टी बिजनेस में अपना नाम बना लिया। इस तरह उसने काफी पैसा कमा लिया था। एंटीक आइटम्स को कलेक्ट करना उसका शौक था। वो उन्हें कभी बेचता नहीं था, बल्कि सजा कर रखना पसंद करता था। उसकी एंटीक शॉप काफी बड़ी थी, जिसमें मेन गेट पर ही कुछ चिकनी मिट्टी के एंटीक बर्तन रखे थे। कई और तरह के एंटीक आइटम्स को आगे कॉरिडोर में सजाया हुआ था और दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स और सुलेखों का मिश्रण था, जो सभी कई 100 साल पुराने जमाने के थे। यार मोटे, मानना पड़ेगा, तूने तो बहुत अच्छा कलेक्शन बनाकर रखा है। अपने चारों ओर देखते हुए राजवीर की आंखें चमक रही थीं। उसकी ललचाई हुई आंखों को देखकर धवल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुमने वादा किया था तुम बस केवल एक ही चीज लोगे, तो और किसी चीज को लेने के बारे में सोचना भी मत। अरे यार, तुम बेफालतू में परेशान हो रहे हो। मैं अपना वादा नहीं तोड़ने वाला, राजवीर ने कहा। फिर वो बाकी की चीजों को देखने के लिए आगे बढ़ गया। विजय पूरी शॉप में सभी एंटी आइटम्स पर अपना हाथ फिरते हुए टहलता रहा। वो उनमें बहने वाली ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करके वो वस्तुओं की उम्र को सटीक रूप से समझ सकता था। विजय ने वहां मौजूद ज्यादातर एंटी आइटम्स को चेक किया और पाया कि उनमें से केवल 70% ही एंटीक आइटम्स रियल थे, जबकि बाकी 30% सिर्फ नकल थे। विजय ने अपना सिर हिलाया। इस आदमी को बिल्कुल भी एंटीक आइटम्स की समझ नहीं है। आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।